हेलो 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 बच्चे लोग, आवाज आ रही है और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। आवाज आ रहा है और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। थम्स अप। हाँ हाँ हाँ। क्या हो रहा है? ओके ग्रेट। तो सब लोगों को आवाज आ रही है और सब कुछ एकदम मस्त है तो गुड आफ्टरनून बच्चे लोग, गुड आफ्टरनून। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। चलिए, तो अभी तक हमने मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D पढ़ा है, राइट? जिसमें कि हम लोगों ने किया जितना हम लोग कर सकते थे। मोशन इन 2D तुम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव के सारे क्वेश्चंस अगर पूरे तरीके से एकदम दमादम हो रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दो। और मॉड्यूल तुम लोग खपाच खपाच कर रहे हो कि नहीं ये भी बता दो। अगर सारा कुछ एकदम चल रहा है दमादम, लेकिन देखो सारा क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे जो बात है, लेकिन इसको करने का कुछ तो तरीका ढूंढेंगे अपन। तो मैं सोच रहा था क्या कि वीक में एक दिन कभी ना कभी 1-2 घंटा सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम चैप्टर खत्म होने के बाद आ जाए, जिससे कि ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता रहे। ठीक है, ढेर सारा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो रेन मैन के ऊपर आज मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, कुछ PYQs, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो अब जी तुम लोग क्या करो कि पूरा का पूरा मॉड्यूल को कंप्लीट करो, DPPs जो दिया गया उसको पूरा कंप्लीट करो और HCV कंप्लीट करो। तो HCV का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, मॉड्यूल कंप्लीट कर लो और DPP कंप्लीट कर लो। फिर मैं तुम्हें थोड़ा 30-40 क्वेश्चन का एक सीरीज दे दूंगा मोशन इन 2D के ऊपर। एक दिन आएंगे और मोशन इन 2D पूरा का पूरा कर लेंगे। रिवीजन तो रिवीजन भी हो जाएगा और जो छोटे मोटे तुम लोगों को लग रहा होगा कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे अपन, ठीक है? ओके, एकदम मजेदार चल रहा है। ठीक है, तो PYQs एक बार तुम लोग अटेम्प्ट करो एक बार। अब मोशन इन प्लेन खत्म हुआ तो अभी ये वाला चैप्टर जो है वो तो थोड़ा 1-2 दिन तो ज़्यादा होमवर्क आएगा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि अगर अपन आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज अपने पास छोटा छोटा चीज़ ही होगा। 1-2-3 तो ज़्यादा क्वेश्चन तुरंत से नहीं आते हैं, कुछ थ्योरीज पढ़ाना होता है ना? और फिर फ्लो में अपन जब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे फ्लो में कांस्टेंट रिलेशन पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अभी क्या करो अब तुम लोग, अब बात सर्कुलर मोशन की भी कर ही रहे हैं। मॉड्यूल को जब तुम खोलोगे तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन, यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूं मैं बात करने के लिए, थोड़ा सुनना। कंप्लीट सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में दो चीज होता है। ठीक है, एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और दूसरा है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, और तीसरा होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब क्या होता है यहां पे जब अपन ने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, अभी अपन सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ पाते, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी मैं करा पाता। लेकिन अपन मॉड्यूल को जब देखेंगे तो मॉड्यूल में ये दोनों चीज है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, और ये पूरा मिक्स्ड है, मिक्स्ड। तो मैं बार बार तुम्हें ऐसे अलग अलग करके देखो, ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, यही चलता रहता। समझ आ गया ना? थैंक यू। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस बीच में डायनामिक्स के हैं, कुछ काइनेमेटिक्स के हैं, तो सारा इसमें मिक्स है, मॉड्यूल में दे दिया गया है इसी चैप्टर में। लेकिन डायनामिक्स हमेशा ऑलवेज न्यूटन्स लॉ के पढ़ने के बाद ही हो पाएगा, डायनामिक्स को अपन अभी छू ही नहीं पाएंगे। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हमेशा वर्क पावर एनर्जी में ही होता है ऑलवेज।
तो ये वर्क पावर एनर्जी में ही मिलेगा, HCV को भी देखोगे तो वही मिलेगा। लेकिन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अभी बस पढ़ पाते, क्योंकि काइनेमेटिक्स अभी हो जाता, डायनामिक्स अपन वैसे भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए इन सब चीजों को ख्याल में रखते हुए बार बार मैं बाइफर्केट नहीं कर सकता था कि ये वाला क्वेश्चंस कर लो मॉड्यूल का, ये मत करो, ये कर लो, ये मत करो। इसीलिए अपन ने इसको अभी पे हमेशा पूरा का पूरा सर्कुलर को एक साथ पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ के आगे वाले पोर्शन में। तो आज का जो अपना न्यूटन्स लॉ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये वाला सर्कुलर मोशन तीसरे नंबर पे रहेगा, जिसमें कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ पढ़ पाएंगे अपन, क्योंकि डायनामिक्स अभी पढ़ ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चन पूरा मिक्स्ड है, तो इसीलिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हमने क्या देखा है कि अपन स्टार्ट करेंगे आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चीज, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ, तो इसमें क्या क्या चीज होगा जरा उसके बारे में बात कर लेंगे। न्यूटन्स लॉ में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स का लॉ, फर्स्ट लॉ, इसके ऊपर सेकेंड लॉ, इसके ऊपर थर्ड लॉ, इसके ऊपर मोमेंटम, इसके ऊपर और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सारा चीज पढ़ने के बाद न्यूटन्स लॉ में अपन स्टार्ट करेंगे अगला वाला पोर्शन, जो कि होगा कॉन्स्टेंट रिलेशन। कॉन्स्टेंट रिलेशन, कॉन्स्टेंट में क्या क्या करेंगे सर अपन? कॉन्स्टेंट में करेंगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, वेज कॉन्स्टेंट, पुली कॉन्स्टेंट। तीन तरीके के कॉन्स्टेंट को पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, वेज कॉन्स्टेंट और पुली कॉन्स्टेंट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, वेज कॉन्स्टेंट, वेज कॉन्स्टेंट और पुली कॉन्स्टेंट, ये तीन चीज अपन पढ़ेंगे कहां पे बेटा? ये पढ़ेंगे अपन कांस्टेंट रिलेशन में। ये न्यूटन्स लॉ होगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। क्या पढ़ेंगे तीसरे पे? स्यूडो फोर्स। फिर पढ़ेंगे अपन फ्रिक्शन, एक सेपरेट टॉपिक। फ्रिक्शन में सारा डिटेल पढ़ेंगे, फ्रिक्शन सिंगल ब्लॉक के ऊपर, डबल ब्लॉक के ऊपर, स्टैटिक, काइनेटिक, सारे तरीके का फ्रिक्शन पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद का जो पोर्शन आएगा वो आएगा अपना सर्कुलर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन मैंने यहां पे लिखा है और ये कंटिन्यू हो जाएगा यहां से। तो ये न्यूटन्स लॉ का लास्ट वाला पोर्शन होगा अपना, जिसमें कि सर्कुलर मोशन का अपन काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, यहां पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज जो अपना तीसरा पोर्शन होगा न्यूटन्स लॉ का, वो ये होगा सर्कुलर का काइनेमेटिक्स और सर्कुलर का डायनामिक्स। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा होगा न्यूटन्स लॉ। और आपका ये जो सर्कुलर मोशन होगा वो न्यूटन्स लॉ के तीसरे रीजन पे होगा। पहले रीजन पे अपन ये सारा चीज कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कांस्टेंट रिलेशन रखेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट, पुली कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट, और बीच में छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होता है वेज का और पुली का, वो सारा करते चले जाएंगे। तो वेज और पुली को बीच में तो कर ही लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन वेज एंड पुली। तो ये छोटे छोटे जो एटोड मशीन होता है वो सब करते हुए चले जाएंगे। फिर स्यूडो पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन पूरा खत्म करेंगे। इतना करने के बाद अपन सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके क्वेश्चंस हमें फिर से सेकंड जो हमारा ये मोशन इन अ प्लेन है उसी में मिलेगा। तो मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस कहाँ पे दिया गया है सर? मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन अ प्लेन में। तो इसीलिए इसको मुझे ऐसा करना पड़ा, ये मिक्स दे दिया है और ये मैं अभी करा नहीं सकता बिना न्यूटन्स लॉ के, तो इसीलिए इसको एंड में यहां पे पढ़ेंगे। क्लियर हो चुका है यहां पे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा जो कि लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले
सबसे पहले सारा का सारा क्वेश्चंस को अपन कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में था, और मूविंग प्लेटफॉर्म वाले के ऊपर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये सारा बात कर लेते हैं। हर एक साल कोर्स कंप्लीट हुआ है तो आपका भी कोर्स कंप्लीट होगा, बहुत बढ़िया से होगा, आपको बिल्कुल वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं लेक्चर नंबर 1 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें कि सबसे पहले अपन बात बेटा न्यूटन्स लॉ में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की करेंगे, फिर वेज एंड पुली के क्वेश्चंस, फिर कांस्टेंट डिलेशन में स्ट्रिंग, वेज, पुली, फिर स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद अपन सर्कुलर मोशन को एंड कर रहे होंगे। लेकिन आज अपन जो टॉपिक रखे हैं वो पढ़े हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अपन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे आज, राइट। और आज इस चीज से पहले लास्ट क्लास का कुछ क्वेश्चंस छूटा हुआ है जो कि रेन मैन के ऊपर था, उसको कर लेते हैं। तो इसका जो एक बल्क में प्रैक्टिस सीट देना है मुझे, और पीछे वाले का प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन वो अपन दे रहे होंगे। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने ये पेज कल तुम्हें दिया था। अब क्वेश्चंस जो रिलेटिव का हमने पढ़ा है उसमें बहुत तरीके का चीज हो सकता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि रिवर ही हो, विंड ही हो और पानी ही हो, जरूरी नहीं है। एरोप्लेन विंड भी हो सकता है, रिवर में स्विमर भी हो सकता है, यानी कि एक मीडियम होगा और एक ऑब्जर्वर होगा। हर एक जगह ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड होगा, ठीक है। तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। 15 मिनट में क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे, 10-15 मिनट में, और फिर न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट है बस मेरे पास इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट और मीडियम ऑलवेज इसी तरीके से होता है। जैसे रिवर के कंडीशन में ऑब्जेक्ट और मीडियम हमारे पास था। ऑब्जेक्ट था बोट, यहां पे था वाटर। हाँ सर। रिवर के कंडीशन में एक और चीज था हमारे पास, ऑब्जेक्ट था स्विमर। ओके, ऑब्जेक्ट क्या था? स्विमर। और मीडियम क्या था? वाटर। यही वाला एज इट इज। हाँ सर, यहां पे भी मीडियम क्या था? वाटर ही था। इसी तरीके से क्वेश्चंस एक्सीलरेटर के भी ऊपर आ सकता है, एंड और रूलर के भी ऊपर आ सकता है, गर्ल और ट्रेन के ऊपर भी आ सकता है, और किसी भी दो जगह पे आ सकता है जहां पे एक तो ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा मीडियम होगा। ये क्वेश्चंस कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि अपन विंड भी पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट अपना विंड भी हो सकता है, और विंड के ऊपर फ्लैग भी हो सकता है। फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मीडियम ऑब्जेक्ट अपना क्या होगा? फ्लैग। सॉरी, ऑब्जेक्ट अपना क्या होगा? फ्लैग होगा। ओके सर। हाँ सर। और दूसरा ये मीडियम क्या होगा? विंड हो सकता है। फिर विंड एरोप्लेन वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? एरोप्लेन। ओके, और मीडियम क्या होगा? विंड हो जाएगा, हवा में ये वाला चीज होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे तरीके का क्वेश्चंस हो सकता है, जिसमें कि एक होगा तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा तुम्हारे पास मीडियम। तो जनरली अपन बोट वाटर पढ़ते हैं, स्विमर वाटर पढ़ते हैं, फ्लैग विंड पढ़ लेंगे अपन, एरोप्लेन विंड पढ़ लेंगे अपन, पैसेंजर एक्सीलरेटर भी पढ़ते हैं। तो ये चीज अगर कहीं तुम्हें दिखे तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस सीट के थ्रू दे दूंगा, तो ये भी तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ में पूरा का पूरा आ चुका है कि कहीं पे भी ये जो हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, और इसी को हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये कहीं पे भी इंप्लीमेंटेड है। तो इसमें से कैसा भी क्वेश्चंस आ सकता है। दिमाग को एकदम ओपन रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसी में सपोज कर लो फ्लैग और विंड का क्वेश्चन आया, तो फ्लैग किधर जाएगा तुम ही बताओ। फ्लैग हमेशा विंड को फॉलो करता है, तो विंड के वेलोसिटी को के रेस्पेक्ट में हम फ्लैग को देखते हैं। जैसे स्विमर में क्या देखते थे तुम? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर देखते थे, है ना। लेकिन फ्लैग का कभी भी अगर तुम देखोगे, जैसे सपोज करो मैं अपने हाथ में एक फ्लैग ले लूं और फ्लैग लेके इधर जाऊं, तो तुम खुद बताओगे मुझे कि सर फ्लैग का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, फ्लैग का और विंड का, फ्लैग और विंड का क्वेश्चन है, जरा सा देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब तुम मान लो तुम्हारे हाथ में फ्लैग है और विंड जो है मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तुम लिख सकते हो, चलो लिख लेते हैं।
मान लो इधर ईस्ट है, नॉर्थ है ऊपर, हाँ सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा यही अपन लिखते हैं। हाँ सर, सपोज कर लो कि विंड का जो डायरेक्शन है अभी हमारे पास, विंड का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ओके, और तुम फ्लैग लेके ईस्ट की तरफ जा रहे हो, फ्लैग लेके किधर जा रहे हो, ईस्ट की तरफ, तो ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो फ्लैग है, ये जो तुम्हारे पास क्या है, फ्लैग है, ये अगर तुम लेके जा रहे हो, किधर जा रहे हो लेके, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहे हो, अपने कार में लगा के तुम किसी पार्टी का लीडर बन चुके हो और तुम उसका फ्लैग लगा के जा रहे हो इधर, ठीक, तो ये फ्लैग किधर जाएगा, तुम खुद बताओ मुझे कि सर ये विंड जिधर होगा ना उसी डायरेक्शन में ये फ्लैग मूव कर जाएगी। तो हमेशा फ्लैग जो होगा वो विंड के रिस्पेक्ट में फॉलो करता है, विंड को फॉलो करता है। तो तुम कभी भी अगर फ्लैग को देखोगे किधर जा रहा है, तो जिधर हवा उसे ले जाएगा उधर ही जाएगा। तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ विंड डिसाइड करेगा कि फ्लैग किधर जाता है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, क्योंकि विंड किधर है, वेस्ट, और फ्लैग को लेकर इधर उड़ रहे हो तो किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑलवेज फ्लैग के केस में विंड को फॉलो करता है फ्लैग। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग देखेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। तो ये भी हमें काफी काम का होगा और ये हमें फ्लैग के किसी भी क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। इससे फायदा क्या हो रहा है कि विंड का जो भी केस क्रिएट होगा वो हमेशा डिस्टर्ब ही नहीं होगा। तो देखो विंड किधर है, वेस्ट की तरफ, और फ्लैग का किधर है, फ्लैग का कोई अभी वेलोसिटी नहीं है मान लो, और तुम इधर जा रहे हो तो फ्लैग का कोई वेलोसिटी नहीं है, तुम ऐसे खड़े हो, मान लो रेस्ट पे हो, किधर हो, रेस्ट पे, तो ऐसे खड़े रहोगे तो फ्लैग किधर जाने लगेगी, बिल्कुल वेस्ट की तरफ। तो यहां पे अगर तुम देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग किधर है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, वेलोसिटी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग फिलहाल कितना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग 0 है सर। तो अगर ये 0 है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग बिल्कुल विंड को ही फॉलो करेगा, यानी कि विंड वेस्ट में है तो ये वेस्ट में ही जाएगा। तो ये ध्यान रखना है वीएबी के केस में, विंड के केस में क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हवा का कहानी है, बात आ गया समझ में। तो हवा जिधर जाएगा उधर चला जाएगा। जरा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चंस ये वाला में बच्चों को एक डाउट हो रहा था कि सर आप ट्रायंगल का कैसे यूज कर लेते हो, तो जल्दी से देखो फटाफट से ध्यानपूर्वक। मैंने हमेशा बोला ट्रायंगल बनाओ, ध्यान से देखना, अब लास्ट बता रहा हूं। व्हेन अ कार इज एट रेस्ट द ड्राइवर सीज द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। जब कोई चीज रेस्ट पे है, जब कोई चीज रेस्ट पे है तो जो भी वेलोसिटी होता है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट का वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है एक्चुअल में, जिसे कि अपन सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन बोल के छोड़ देते हैं। तो जब कार जो है रेस्ट पे है तब जो वेलोसिटी ड्राइवर ने देखा है रेन ड्रॉप का, वो एक्चुअल में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी है, मैंने लिख दिया। बोल रहा व्हेन ड्राइविंग द कार, अब कार चलना शुरू हो गया विद द वेलोसिटी v, he sees that rain drops are coming at an angle 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। अब ये है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री के एंगल पे रेन ड्रॉप आ रहा है, तो यही देखा इसने। तो इस 60 डिग्री तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हमेशा वर्टिकल से ले लेते हैं इसीलिए मैंने ये लिखा, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये क्या है एक्चुअल में, ये तब है जब ये कार चलना शुरू हो गया, मतलब ये एक्चुअल में वेलोसिटी है किसका, रेन का, विद रिस्पेक्ट टू कार है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तुम खुद ही देख रहे हो। तो देखो अब खुद ही कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ये ट्रायंगल मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बनाता हूं, ठीक है, कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर, ये दो वेक्टर को अगर कोई भी ट्रायंगल का साइड में लोगे तो तीसरा इसका रिजल्टेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। तो एक वेक्टर VR है और ये रिजल्टेंट है, तो तुम खुद बताओ कि दूसरा जो कार होगा वो किधर होगा, वो इधर होगा। यही चीज मैं तुम्हें बार बार समझा रहा था कि ट्रायंगल ऐसे बनता है। जब रिलेटिव तुम्हें पता चल चुका है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाला ऑलवेज जो रुका हुआ चीज जो देखेगा वो ग्राउंड में होगा, तो इसीलिए इस बार इन दोनों का रिजल्टेंट ये है।
बात आया समझ में? तो इस तरीके से मैं बनाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगा, जो किसके बराबर है, v के बराबर है। अब इसका मैग्नीट्यूड से खेलना शुरू करेंगे अपन सब चीज का। तो ये मैग्नीट्यूड को मैं वी आर लिख देता हूं, इसके मैग्नीट्यूड को मैं वी आर सी लिख देता हूं। हाँ सर कोई बात नहीं है। और ये कहानी बन के आ गया है। वी आर जो है वो फिक्स है, क्योंकि रुके हुए आदमी को देखना है, तो वी आर चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सबके लिए बराबर ही होता है, वो चेंज थोड़ी होता है। जब कोई चलता है तब चेंज हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव चेंज होने लगता है। तो इसीलिए मैं बोला था वी आर चेंज नहीं करेगा। अब tan30 का वैल्यू अगर मैं इस क्वेश्चन में लगा दूं तो tan30 होता है कितना, 1/√3, और इस ट्रायंगल में tan30 होगा p/b, तो हो जाएगा v/vr। और यहां से VR का वैल्यू अगर मैं बोलूं तुम्हें क्या होगा, तो VR हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा √3b। यही मैंने तुमसे बोला था। तो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कमेंट किया था कि ट्रायंगल कैसे बनाते हो, समझ नहीं आता, इसीलिए ये बनाने लगा। ट्रायंगल मैं एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग बनाता हूं। ठीक है, कोई भी दो इंफॉर्मेशन मिलता है, तीसरा अपने आप सोच के बना लेते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन के बाद जो अगला पॉइंट है वो क्वेश्चन वालों ने बोला, on further increasing the speed of the car to 1 plus beta into v, the angle changes to 45। अब इस लैंग्वेज को ऊपर से रिलेट करो। अब भी उसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी आर दिखा था, हाँ बोल रहा है अब हॉरिजेंटल से ये 45 डिग्री के एंगल पे आ गया जब इसने स्पीड बढ़ाया। जब स्पीड बढ़ाया तो अब हॉरिजेंटल से 45 पे आया। किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि हॉरिजेंटल से पहले 60 था, लेकिन लैंग्वेज को पढ़ो तो बोल रहा है ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू 1 प्लस बीटा इंटू वी, द एंगल चेंजेस टू 45। यानी कि अब भी एंगल कहां से चेंज हुआ है, हॉरिजेंटल से। तो ये एंगल हॉरिजेंटल से 45, तो वर्टिकल से भी 45, तो ये भी 45। अब ये भी इस बार क्या बता रहा है, रिजल्टेंट को बता रहा है कार के रिस्पेक्ट में। तो फिर से ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रायंगल। तो ये वेलोसिटी अब कितना हो गया, 1 प्लस बीटा इंटू वी हो गया। और मैंने क्या बोला, tan45 1 होता है, इसीलिए बोला था ये और ये बराबर होगा। तो tan45 इस बार लगाया था मैंने। tan45 कितना होता है, 1, जो कि किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू वी डिवाइडेड बाय वी आर। लेकिन वी आर का मैग्नीट्यूड तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, जो वी आर होगा पहले वही अभी भी होगा, इसीलिए बोला था, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये √3v हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3v। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, और ये 1 के बराबर है, इसीलिए कल तुमने आंसर निकाला था। और इससे आंसर क्या निकाल लिया था तुमने, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू √3 - 1, और √3 होता है 1.73 - 1, तो ये हो गया 0.73। तो तुम लोगों ने बोला था लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो और ये ट्रायंगल कैसे बनता है वो बता दो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए ले लिया, ताकि फील करो कि ट्रायंगल मैं एक्चुअल में कैसे बनाता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बनाता हूँ। और बाकी चीजें जो लिखते हैं वो कैसे, गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। एक पैराग्राफ क्वेश्चन मैंने 3 लिया है तुम्हारे लिए रेन ड्रॉप के ऊपर, जिससे क्लैरिटी और होए तुम्हें। ठीक है, तो यहां पे देखो डाउट कहां पे पूछते हैं, चैट के नीचे लिख दिया करो, मैं आंसर करूंगा चैट के नीचे, बिल्कुल आंसर करूंगा। ठीक है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी डाउट का बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट में मैं आधा घंटा देना शुरू करूंगा आज से, तुम लोगों को ऑडियो मैसेज कर करके डाउट आ जाएगा तुम लोगों का नीचे। ठीक है चलो अब इधर देखो, बोल रहा है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ tan√3। सीधा अगर ऐसे बोला है और कुछ नहीं बोला, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये ओरिजिनल वीआर का वैल्यू बोला इसने। किसका वैल्यू बोला, वीआर का। कितना बोला, tan√2। आया बात समझ में, किससे बोला, जल्दी से देखो। बोला रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकल, फॉलिंग विद वेलोसिटी tan√2 मीटर, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्री बनाया तुमने, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, tan√2 का इधर, तो
तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसको तुम x और y में लिख सकते हो, लेकिन क्या डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी देखो। तो ऐसे ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन का y कंपोनेंट होगा tan√2 cos 45, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा tan√2 sin 45, ये भी हो जाएगा 10। अब देखो जरा क्वेश्चन को, बोला रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू फॉलिंग वर्टिकली। अब किसी आदमी को ये रेन ड्रॉप सिर्फ वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, तुम खुद सोचो कि कोई भी आदमी को रेन ड्रॉप वर्टिकली कब आता हुआ दिखेगा, जब वो भी 10 से इधर चल रहा होगा। खुद ही पता चल रहा है, जिस आदमी को सिर्फ ये दिखेगा उस आदमी का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसका हॉरिजॉन्टल में है, तभी उसे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यही हम देखते हैं, सपोज कर लो तुम कार चला रहे हो और कार में तुम 10 मीटर से जा रहे हो, तो तुम्हारे सामने वाला भी 10 मीटर से जा रहा है, तो तुम्हें वो ऑलवेज सामने सामने दिखता है, सामने सामने दिखता है, तो तुम्हें उसका एक्चुअल में वेलोसिटी क्या दिखता है, तुम्हारे रिलेटिव में 0 दिखता है। तो किसी भी आदमी को ये लाइन जो बोल रहा है, ड्रॉप्स अपीयर टू फॉलिंग वर्टिकली टू अ मैन रनिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो तुम खुद बता दोगे तुरंत से कि वो आदमी कितने से चल रहा था। ये मुझे कमेंट करके बताओ कि वो आदमी कितने से चल रहा है, जिसे कि ये रेन ड्रॉप सिर्फ 10 से आता हुआ दिखेगा। खुद कमेंट करके पहले आंसर बताओ। फिर बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप चेंजेज सच दैट the raindrops now appear to be falling vertically with √3 times the velocity it appears earlier। अब इसने क्या बोला कि अब ये बंदा जो है ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स चेंज हो चुका है। किस तरीके से कि पहले 10 से आ रहा था, तो अब कितना हो गया, 10√3 हो चुका है। अच्छा, टाइम्स द वेलोसिटी इट अपीयर्स अर्लियर टू द सेम पर्सन, यानी कि पर्सन कितने से चलेगा, ये सबने कमेंट करके मुझे बोल दिया कि सर किसी को ये डायरेक्ट दिख रहा है, यानी कि ये खुद ही बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, यही तो फील है फिजिक्स का यार, इसी को बोलते हैं फील ऑफ फिजिक्स, और यही AA है। जब फिजिक्स का फील आने लगे तब AA आता है, समझ आया ना। खुद पता चल रहा है कि सर ये 10 से जाएगा, तभी से पता चला, यानी कि आदमी कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, ये पता चल चुका है हमें। और क्वेश्चन वाला क्या बोला है, वेलोसिटी रेन ड्रॉप का चेंज हो गया tan√3 से, और ये कितने से जा रहा था, 10 से ही। कैसे पता सर, क्योंकि सेम पर्सन बोला है, सेम पर्सन रनिंग विद द सेम वेलोसिटी, तो पहले कितने से जा रहा था आदमी, 10 से, तो अब भी कितने जा रहा होगा, 10 से। अब क्वेश्चंस को देखेंगे, 3 क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खुद बताओ, मैं नहीं बता रहा। मनुष्य कितने से चल रहा था, सर 10 से चल रहा था, आंसर खत्म। यही तो आपने सिखाया है सर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन ही तो था यहाँ पे, यही तो वेलोसिटी ऑफ मैन है 10 से, तभी उसे ये 10 दिखा नहीं होगा और ये दिखा होगा। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो तुरंत से क्या आ रहा है, बोला आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये तो कितना हो चुका है, 10√3, और ये कितना हो चुका है, ये तो 10 ही था, क्योंकि आदमी अभी भी 10 ही है। तो जब ये 10√3 हो गया और ये 10 हो गया, तब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर का रूट, यही तो मैग्नीट्यूड है। तो आंसर कितना हो गया, 100 और प्लस ये 100 और ये 300, आंसर कितना हो गया, 400। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब क्वेश्चन वाला रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पूछा था, जब ये नया हो चुका है, तो रेन ड्रॉप का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में ये पूछा था मुझसे। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये tan√3, और ये 10 तो चेंज ही नहीं हुआ था, तो ये भी आंसर आ गया। तुरंत से देखो आंसर आए जा रहा है। अगला बोला द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। अब देखो इनिशियल हालत तो ये था भाई, इसी को तुमने बोला था इनिशियल हालत। देखो ये था इनिशियल, जब एंगल 45 डिग्री का था। चलो तो पहले हालत में एंगल 45 है, दूसरे हालत में ये है सेकेंड वाला, ये तो 10 ही है सर, और ये tan√3 है, तो एंगल कितना हो गया, ये निकालो, मान लो थीटा, तो tan थीटा लगाओ, यहाँ पे कितना एंगल है पता करो। tan थीटा क्या होगा, P/B, तो 10/10√3,
तो ये कितना हो गया 1/√3। 1/√3 कितने पे आता है 1030 पे, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि सेकंड का केस में एंगल 30 है और पहले 45 है, तो कितने से चेंज हुआ ये खुद बता दो तुम। तो बोल रहा है कि पहले का एंगल कितना था 45 डिग्री था, 45 डिग्री था भाई। पहले कितना था एंगल 45 डिग्री था और अब कितना हो गया एंगल 30 डिग्री हो गया। वाह वाह वाह। तो बताओ कितने से चेंज किया ये, पहले था 45 और अब हो गया 30, तो बताओ कितने से चेंज हुआ। मैं नहीं बता रहा, खुद बताओ तुम। सर 45 और 30, तो ये कितने से चेंज हुआ 15 डिग्री से। यही पूछ रहा था, द एंगल इन डिग्री बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट का ही तो वीआर था ये पहले वाले में, और ये वीआर था दूसरे वाले में, और यही ग्राउंड का था। तो एंगल कितने से चेंज हुआ 15 डिग्री से। सबका आंसर आता जा रहा है, एकदम इंजॉय करे जा रहे हो तुम लोग। तो अब अगला देखो ध्यान से, बोल रहा है अ मैन होल्डिंग अ फ्लैग इज रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर कुछ भी एंगल ना दे और ऐसे लिख दे मतलब 45 डिग्री पे गया। अब ध्यान से खुद सोचो तुम, यह है नॉर्थ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट, यह है साउथ। अगर कोई बोला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो एक्चुअल में ये इधर जा रहा था। कौन जा रहा था इधर भाई, कौन जा रहा था, ये मैन जो कि फ्लैग को लेके है खड़ा। और मैन फ्लैग को लेके रखा है। मान लो अगर मैं बोलूं यहां पे कि ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो मैं किधर जाऊंगा, ऐसे ऐसे झुक जाऊंगा ऐसे, तो फ्लैग इधर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान देना। तो इधर अगर मैं भाग रहा हूं तो फ्लैग इधर की तरफ होगा। चलो कुछ नहीं बोला तो 45 डिग्री का एंगल होता है, बता दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्चुअल में फ्लैग अगर इधर ले जाओगे तो फ्लैग का जो स्पीड होगा वो इधर और इधर होगा, ध्यान से देखना। फिर बोल रहा है विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। विंड किधर है, ईस्ट की तरफ है, विद स्पीड ऑफ 5√2। अगर कोई आदमी 10 से इधर जा रहा है तो उतना ही 10 इधर की तरफ मारा होगा वेलोसिटी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिधर भी तुम फ्लैग लेके जाओगे उसका उल्टा में आ जाता है। तो 10 का ये कितना हो जाएगा 10 cos 45, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये फ्लैग का स्पीड है। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, तो ये एक्चुअल में जो आदमी जा रहा था उसके उल्टा फ्लैग जाता है। तो फ्लैग जो है वो इधर और इधर इंडिकेट कर रहा होगा, ये समझना है हमें। तो ये फ्लैग है, ये फ्लैग है। ओके सर, तो ये हो जाएगा -5√2 आई कैप। ओके, और ये कितना है भाई साहब, देख लो जल्दी से, ये कितना है 5√2, तो ये -5√2 जे कैप है। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोल रहा है विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, विंड इधर की तरफ है, कितने से है भाई 5√2 से। तो अब तुम खुद देखो, ये फ्लैग का एक इधर की तरफ 5√2 आदमी के चलने से और हवा के चलने से इधर की तरफ 5√2, तो ये 5√2 ये 5√2 तो निपट गया। बचा क्या 5√2 किधर की तरफ, साउथ की तरफ। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द फ्लैग विल फ्लटर। खुद बताओ कि फ्लटर मतलब ऐसे ऐसे जो हवा में होते रहता है, क्या आंसर आएगा खुद बताओ। कितना आसान है यार ये सब चीजें। साउथ की तरफ जाएगा सर। क्लियर पिक्चर दिमाग में आता जा रहा है, हर एक बच्चों ने साउथ कर दिया। फिर से देखो एक और क्वेश्चन, बोला रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हवा का जिधर प्रभाव होता है उधर ही जाता है। हवा में ये एक प्रॉब्लम है। आफ्टर सम टाइम विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग विद स्पीड 3 मीटर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब देखो रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली, अब ये वर्टिकली नहीं है, ये तो साउथ को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, तो वर्टिकल के लिए अब इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो वर्टिकली का मतलब नीचे हो जाएगा, ध्यान देना। एक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, रेन ड्रॉप नीचे जा रहा है, रेन ड्रॉप नीचे जा रहा है। और हवा किधर चल रहा है, हवा चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से किधर, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में।
यानी कि हवा नॉर्थ से साउथ जा रहा है इधर। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो हॉरिजेंटल में है, एक यहां से इधर की तरफ है, देखना ध्यान से, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मान लो बोर्ड नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है और तुम जहां पे हो वो साउथ को इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ हवा जाए जा रहे हैं। तो एक वेलोसिटी हवा के चलते 3 इधर मिला, और पानी किधर जा रहा है भाई, नीचे की तरफ जा रहा है 4 से, ये 4 से और ये 3 से। तो तुम खुद बताओ कि तुम्हें अम्ब्रेला कहां पे लगाना पड़ेगा। सर इस बार आप इसे नहीं लिख पा रहे हो, इसलिए नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि ये वर्टिकल है और ये नॉर्थ साउथ है, 2 बातें किया इसने। तो वर्टिकल नीचे दिखाना पड़ेगा सर आपको, और इधर की तरफ दिखाना पड़ेगा सर नॉर्थ से साउथ को। तो एक इधर है और एक इधर है, तो आपको एंगल पे लगाना पड़ेगा। बात आया समझ में, क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हो। अगर इसका पिक्चर बनाने की कोशिश करो 2D में, अगर इसका पिक्चर बनाने की कोशिश करो 2D में, तो क्या होगा जरा फील करना इस चीज को। 2D में एक वर्टिकल है सर, हाँ, और एक इधर की तरफ है सर, हाँ। तो अब इन दोनों को ही तो तुम्हें समझना है, हाँ। तो अब हमेशा याद रखना कि एक वर्टिकल और एक इधर आया तो ये वाला डायरेक्शन में जाएगा एंगल। कौन सा डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में। तो कहां पे एंगल हैंड करोगे, इस डायरेक्शन में। तो इस चीज को यहां पे 2D पिक्चर जब हम बनाने की शुरुआत करते हैं तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, हम इसको ऐसे बना देते हैं कि एक तो वर्टिकल है और दूसरा इधर की तरफ है। तो एक वर्टिकल वाले को तो ऐसे दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ से साउथ को मैं यहां पे बना देता हूं। फिर देखना, नॉर्थ से साउथ को मैं इधर बना देता हूं ताकि फील आए। ये वर्टिकल को नीचे दिखा दिया, नॉर्थ साउथ इधर लिख दिया, और ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। ये तरीका है, समझ आ रहा है। चेंज करके अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये वर्टिकल नीचे है, तो ये वर्टिकल कितनी हो गया, 4 हो गया है। और यहां पे क्या बोला, नॉर्थ टू साउथ, तो इधर ही जा रहा है। कितने से आ रहा है, 3 से। तो तुम खुद बताओ कि अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा, वर्टिकल से यहां पे इतने एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा। तो ये एंगल तुम खुद बताओ, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा P बाई बी। P 3 है और B 4 है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आंसर हो गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके सर, तो ये एंगल कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। और ये जो डायरेक्शन है ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमेशा वर्टिकल के साथ इस एंगल पे तुम ले जाओगे। आया बात समझ में, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि ये नीचे है तो ऐसे एंगल पे तुम पकड़ोगे। क्लियर हुआ, तो क्या आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 विद द वर्टिकल, और टुवर्ड्स किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ये तरीका होता है समझने का। नॉर्थ साउथ ऊपर लिखते तो प्रॉब्लम हो रहा था तुम्हें, एकदम क्रिस्टल क्लियर फील करते जा रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ाओगे तो मजा आने लगेगा तुम्हें। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया वही ट्रॉली पे चलने वाला। बोल रहा अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ रेल रोड कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5। अब रेल रोड कार है कोई, ये वाला रेल रोड कार ऐसा मान लो, और ये जा रहा है, कितने से जा रहा है भाई, क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है कि ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है। देखो ध्यानपूर्वक तुम लोग, और बोल रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम अ रेल रोड। यहां से 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। तो तुम्हें पता है कोई मूविंग बॉडी से कोई चीज को ऊपर फेंका तो हॉरिजॉन्टल तो अपने आप मिल जाता है सर, हाँ। बोल रहा है क्या, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए ही मैंने फोटो बनाया है। ग्राउंड वाले को दिखेगा कि मूविंग बॉडी से कोई चीज फेंका तो ये तो है ही, लेकिन मूविंग बॉडी का भी वेलोसिटी इसे मिल जाता है। तो ये एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट का फोटो है। बोल रहा है क्या, इट्स मोशन एज प्रोजेक्टाइल। बात सही है, एक इधर एक ऊपर, धरती माता का जी नीचे, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। एकदम सही बोल रहा है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल तो ये हो जाएगा जो कि x से निकलेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट y से निकलेगा। तो कितना आसान है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, 2uy/ay से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 × 20 डिवाइडेड बाय 10।
आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड में ये 5 मीटर से जितना चलेगा वही इसका रेंज होगा। तो रेंज के लिए तुम्हें पता ही है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है इनटू t। तो आंसर आ गया 5 इंटू 4, आंसर हो गया 20 मीटर। तो आंसर हो जाएगा कि ये 20 मीटर गिरेगा, जहां इससे को फेंका गया था उससे 20 मीटर की दूरी पे गिरेगा, और कितने देर में गिरेगा? 4 सेकंड में गिरेगा। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर कर रहे हो, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रॉली कार प्रोजेक्ट्स अ स्टोन परपेंडिकुलर टू द ट्रॉली कार। तो ये रहा ट्रॉली कार, इसके परपेंडिकुलर बॉय ने फेंका है बॉल को। ओके, बहुत बढ़िया, बॉल को बॉय ने परपेंडिकुलर फेंका विद अ स्पीड v। इफ द ट्रॉली कार मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, तो ट्रॉली कार जितने से जाता है उतने से इसको भी वेलोसिटी मिल जाता है निकलने के बाद, तुम्हें पता ही है। बोल रहा टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा 2uy बाय g, और यहां पे uy कितना है? v, तो आंसर होगा 2v बाई g। क्या क्वेश्चन है सर ये, हमें तो तुरंत से आता जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ गन फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ मूविंग कार इज एम्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास एक ट्रॉली कार है, इस ट्रॉली कार के ऊपर एक गन लगा हुआ है, ठीक है ना, एक गन लगा हुआ है ऐसे मान लो, ऐसे, जो कि क्या बोल रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में है ट्रॉली कार के, ठीक है, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है 60 डिग्री का। बोल रहा है इफ द मजल, मजल मतलब ऑलवेज रिलेटिव, मजल मतलब रिलेटिव, इफ द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी इधर की तरफ 8 दे दिया, कितना दे दिया? 8 मीटर पर सेकेंड दे दिया। ध्यान से देखना अब भाई, बोल रहा है देन द स्पीड ऑफ द कार फॉर विच द बुलेट कम्स आउट वर्टिकली इच। अब बोल क्या रहा है कि कार का क्या स्पीड होगा कि ये वर्टिकली दिखना शुरू हो जाए, इसके लिए। देन द स्पीड ऑफ द कार फॉर विच, मतलब ये कार के लिए यूज कर रहा है विच को। द बुलेट कम्स आउट वर्टिकली, तो एक्चुअल में बुलेट के पास दो वेलोसिटी है। अगर ये 8 मीटर से चला होगा तो ये 8 cos 45 इधर हुआ होगा, 8 sin 45 इधर हुआ होगा। अब 8 cos 45 को अगर तुम करोगे तो 8 cos 60 करोगे, cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 8 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4। तो एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल में कितने से जा रहा होगा? 4 से। लेकिन इसको क्या बोल रहा है कि इसे दिखे कि सिर्फ ये ऊपर जा रहा है, ऐसा कब संभव है? 4 का तो वेलोसिटी इसके पास है, उतना ही वेलोसिटी इसके पास आ जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे दिखेगा ये सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो देखो, यही सारे कॉन्सेप्ट्स की अगर क्लैरिटी रखोगे तो तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ये कितने से चलेगा कि इसे सिर्फ ये वाला दिखेगा। तुम खुद बताओ भाई, इसको रोकना पड़ेगा सर, रोकोगे तभी पता चलेगा। तो इसे कितने से चलना होगा? 4 से चलना होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये ऊपर दिखेगा। बोलो आंसर आ गया क्या? तो ये कितने से चलेगा? 4 से। यानी कि कार को 4 से चलना चाहिए तभी इसको ये डायरेक्ट किधर दिखे? वर्टिकली दिखे। तो ये रिलेटिव को थोड़ा कभी कभी दिमाग से फील भी करना होता है और कभी कभी सोचना भी होता है। तो ये चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिमाग में लगना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना, हर एक चीज को फील करके। तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए लाया था, जिसको कि करवा दिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं फोर्स, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप लोग रेडी हो जाइए एनएलएम को फील करने के लिए तगड़ा वाला तरीके से। तो अब अपन क्या करेंगे सर? एनएलएम, है ना। अब अपन क्या करेंगे? एनएलएम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब क्या है भाई लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का स्टार्टिंग है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट हो रहा है, अभी तक अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, मजा आ गया तुम्हें और तैयार हो एनएलएम को फोड़ने के लिए, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, यो करो और आग लगा दो एक बार तगड़ा वाला, ताकि अपन स्टार्ट कर दें कहानी जोरदार। भाई लोग अब जोरदार कहानी के लिए तुम लोग अब तैयार हो जाओ जल्दी से। जल्दी से थम्स अप, यो आग साग लगा दो भाई लोग, और अब जूस में आ जाओ तगड़ा वाला मजेदार तरीके से। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए बहुत शानदार। तो सब लोग अपने तैयार हैं, और ये सारे क्वेश्चंस के बाद और एक एक्स्ट्रा एज मिला होगा आप लोगों को। तो अब सबसे पहले जाके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि टेस्ट में वही सारा आ रहा है। मोशन इन अ प्लेन का मॉड्यूल 100% कंप्लीट कीजिए, और फिर उसके बाद एचसीवी कंप्लीट कीजिए। तो अब यहां पे मैंने लिख दिया है तुम्हें। नाउ होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? मॉड्यूल पीडब्ल्यू, मॉड्यूल मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। लेकिन क्या नहीं करना है? सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन मत छूना। अभी सर्कुलर मोशन नहीं करना है, नहीं करना है, रेस्ट सारे करने हैं। सर्कुलर का ना काइनेमेटिक्स करना है ना डायनेमिक्स करना है। ये अपन न्यूटन्स के बाद फिर इस पे आएंगे, क्योंकि इसमें मिक्स्ड है और डायनेमिक्स अपन नहीं करा सकते। मैंने पहले बोल दिया, अभी पहले एनएलएम पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। हमारे पास दो तरीके के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले कोई बॉडी का जो मोशन है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी। ध्यान से अब मेरा बात सुनते चलो और मजा लेते चलना। बिल्कुल अगर तुम बल्क में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बिल्कुल एचसीवी भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो तुम बिल्कुल ये पूरा पीडब्ल्यू मॉड्यूल कंप्लीट करते चलो, जिसमें कि पीवाईक्यूज पीडब्ल्यू मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ में एचसीवी का जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, वो वाला पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन प्लस प्लेन, स्ट्रेट लाइन प्लस प्लेन, ये दोनों जिसमें कि प्रोजेक्टाइल वगैरह सारा है, ये भी एचसीवी से करते हुए चलेंगे। तो इससे एक्स्ट्रा एज मिलेगा तुम्हें, ज्यादा चीजें ध्यान में रहेगी, गलती नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहां पे ध्यान दे दो अब फटाफट से। जब भी मैं बात करता हूं मोशन ऑफ अ बॉडी, जब भी मैं बात करता हूं किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो इसका मतलब क्या? किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करता हूं तो हमें एक ही चीज दिमाग में आता है, द मोशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी जो है बॉडी के पास तो अपन बोलते हैं बॉडी मोशन में है, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो अपन बोलते हैं रेस्ट में है। यानी कि कोई बॉडी का मोशन कैरेक्टराइज्ड होता है किस चीज से? वेलोसिटी से। तो अगर ये वेलोसिटी जो है वो जीरो हो तो बॉडी किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। और अगर ये वेलोसिटी जो हो वो नॉन जीरो हो तो हम बोलते हैं बॉडी जो होता है वो मोशन में होता है। ये तो समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिसाइड करता है कि बॉडी मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा। तो वेलोसिटी एक कैरेक्टराइज करता है मोशन को। लेकिन अगर हमें मोशन को चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है, मुझे बॉडी के मोशन को चेंज करना है। इसका मतलब हमें किसे चेंज करना पड़ेगा? वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तभी बॉडी का मोशन चेंज हो सकता है।
और बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक चीज की आवश्यकता है जिसे दुनिया बोलती है फोर्स। और वेलोसिटी चेंज इस दुनिया में एक फिजिकल क्वांटिटी से होता है जिसे दुनिया फोर्स बोलती है। यह फोर्स क्या है? यह फोर्स एक्चुअल में पुश एंड पुल का साइंटिफिक नाम है। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी को पकड़ के खींच रहा होता हूं, अगर मैं किसी भी बॉडी को, सपोज करो ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है यहां पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और मैं इस बॉडी को पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इधर रस्सी लगा हुआ था और मैं इधर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, बॉडी को मैं इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं? पकड़ के खींच रहा हूं, तो इसको बोलते हैं पुल करना। क्या बोलते हैं? पुल करना। और अगर मैं इसी बॉडी को यहां पे आके धक्का लगाना शुरू कर दूं, क्या करना शुरू कर दूं? धक्का लगाना शुरू कर दूं। देखो ध्यान से, यहां पे आ गया मैं और इधर इधर की तरफ धक्का लगा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? पुश करना। यानी कि ये जो किसी भी बॉडी को धक्का लगाना या किसी भी बॉडी को खींचना, इसी का साइंटिफिक नाम है दुनिया में क्या? फोर्स। यानी कि फोर्स किसी भी बॉडी को पुश कर सकता है या फिर पुल कर सकता है, और फोर्स के लगने से बॉडी का मोशन चेंज होता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये बात हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है सर कि मोशन ऑफ द बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेलोसिटी। बॉडी मोशन में होगा तो u नॉट इक्वल टू 0, u 0। और इसे अगर हमें चेंज करना है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक पुश या पुल से काम कर सकता है। अब जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं तो बॉडी के ऊपर फोर्स बहुत तरीके से हो सकता है। एक बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है जरा वो समझते हैं सबसे पहले। व्हाट डू यू मीन बाय द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब, सपोज करो ये एक बॉडी है हमारे पास, और बॉडी पे इधर से फोर्स लगा दिया, 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 इधर से फोर्स लगा दिया। ये बहुत तरीके का फोर्स बॉडी के ऊपर लगने लगा। मान लो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, सबका जो नेट इफेक्ट है, इस चीज को बताने के लिए हम सिर्फ एक फोर्स को यूज करते हैं, और वो सिर्फ फोर्स वैसा ही काम करता है जैसा ये सब मिलके काम करता है। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो कभी मैं बोलूं रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स। क्या मतलब होता है? नेट फोर्स। तो यहां पे हमने अगर ये एक बॉडी है और इसको F3, F4, F1, F2 सारे फोर्सेस लगा दिए, और मैं बोलूं इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो तुम्हारा आंसर है सबका वेक्टर सम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हमें क्या करना होता है? सबका वेक्टर सम करना होता है। यानी कि कभी भी अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बहुत सारे बॉडी का, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F, इस तरीके से नाम देते चलो, क्या दिक्कत है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम अगर बोले कि F रिजल्टेंट बताओ कितना है, तो अपन F1 से क्या करेंगे? F2 से सबको सम कर देंगे, डॉट 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 प्लस F8, लेकिन इसका वेक्टर सम करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्टेंट ये जो है ये वैसा ही बिहेवियर शो करेगा जैसा ये सब मिलके फाइनली करेगा, और इसी को मैंने तुम्हारे लिए यहां पे बता दिया। व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी simultaneously, एक ही टाइम पे, then the single force which produces the same effect, this is very very important। एक ही फोर्स जो इन सब का इफेक्ट पैदा कर दे उसी को अपन क्या बोलते हैं? कि अपन बोलते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये सब मिलके जो कर रहा है वही, और रिजल्टेंट का मतलब नेट फोर्स। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स बॉडी में कभी भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकता। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स 0। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर 0। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो सकता। अभी तुरंत तुमने यही पढ़ा है, वेलोसिटी डजंट चेंजेस। हाँ, एकदम सही बात है। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो बॉडी का मोशन डजंट चेंज। तो मोशन भी बॉडी का क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। तो जब यहां पे
चेंजेस मत लिखो, चेंज लिखो, है ना। ओके, तो ना मोशन चेंज होगा ना वेलोसिटी चेंज होगा अगर बॉडी के ऊपर एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। यानी कि बैलेंस फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जो लग रहा होगा वो जीरो लग रहा होगा। यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स इसको बैलेंस कर रखा है, तो ये दोनों बराबर होंगे और नेट फोर्स बॉडी पे जीरो होगा, बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करेगा और बैलेंस फोर्स बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकता है। बहुत शानदार। तो क्या एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। जैसे कि सपोज करो इसके ऊपर F2 लग रहा है और F1 लग रहा है, अगर इसमें से कोई भी बड़ा है, F2 बड़ा है F1 से, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा और ये बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में पैदा कर देगा। यानी कि कभी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करना है तो बॉडी के ऊपर क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तभी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन पैदा होगा। और एक्सेलरेशन पैदा होगा तो बॉडी का स्पीड, वेलोसिटी और मोशन सब इसमें चेंज होगा। यानी कि इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड देन द बॉडी विल चेंज आइदर इट्स स्पीड और वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन। यानी कि कभी भी अगर हम बात करेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन है तो पक्का उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अब बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। एक बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? तो एक बैलेंस फोर्स, अभी हमने देखा कि बॉडी पे कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकता। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है? अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी के अंदर मोशन ला सकता है। हां सर, अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है उसको क्या अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के तुम रोक सकते हो, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर, तो इट कैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो, इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑल्सो, और यह भी पता चल गया है कि वो मेंटेन भी कर सकता है। तो ये सब बेसिक चीज पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इससे पहले अब मैं थोड़ा एक चीज और पढ़ा सकता हूं। मैं अभी तक बात कर रहा था फोर्स का, और फोर्स मैंने बताया कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो सकता है। अब हम फोर्स को अलग तरीके से पढ़ते हैं। फोर्स का दो अलग कैटेगरी मैंने डिफाइन किया। एक को बोला मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोला मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, और दूसरे को मैंने बोला फील्ड फोर्स। क्या बोला मैंने? फील्ड फोर्स। एक हो चुका है। देखो, शुरुआत के दिनों में एक दो दिन तुम्हें बोरिंग लग सकता है ये, क्योंकि ये थ्योरी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कोचिंग नहीं लिया है। समझ रहे हो? कभी कोचिंग लिया ही नहीं है। तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है कि तुम्हें आता है, इसलिए तुम्हारे लिए वो बोरिंग हो सकता है। लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो जो फर्स्ट टाइम गांव में बैठ के पहली बार कोचिंग में देख रहा होगा ये चीज, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा इस चीज को समझना। थिंक करो इस चीज को। तो पीडब्ल्यू में बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज गांव में बैठे हैं, तभी तो इतना बच्चा कोर्स परचेज करता है। और पर्पस पीडब्ल्यू का यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हर एक के पास पहुंचे। समझना बात को। इसीलिए 5-10 मिनट तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। 5 मिनट में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बेटा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि तुम्हें वो चीज आता है, तुमने पढ़ रखा है, तुमने कोचिंग ले रखा है, ये रखा है, तुम ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन उसके बारे में सोचो जो पहली बार जीवन में किसी कोचिंग में पढ़ रहा होगा, अब पहली बार उसे जेई की कंटेंट से भेंट हो रहा होगा, उसके लिए तो यार बहुत दिक्कत की बात है ना। तो हैव सम पेशेंस। अगर आपको ये आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप शुरुआत के दिनों का एक लेक्चर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन इतनी देर में किसी को दिक्कत हो जाए वो अच्छा नहीं है, रेदर देन कि आपके बोरिंग के लिए काम हम ना करें। ठीक है ना? तो बोरिंग इसलिए है क्योंकि तुम्हें आता है। बात को समझना मेरा, ठीक है ना बेटा? अदरवाइज मत लेना बिल्कुल भी। तो पीडब्ल्यू में पढ़ाने का ये सबसे बड़ा पर्पस पर्सनल लेवल पे मेरा ये तो है ही कि उन बच्चों को जरूर ही सिखा के जाएं जो नहीं करने वाला है। जो करने वाला है वो तो खुद ही कर सकता है यार। जो करने वाला है वो खुद कर सकता है। तुम सोचो कि अगर हम
लेस देन 4000 में कोर्स दे रहे हैं और कोई बच्चा सिर्फ इसी पे आश्रित होकर पढ़ रहा है और ऐसा बल्क में है, तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास 500 मैसेज आते हैं तुम्ही में से बच्चों के लोग करते हो कि सर आज वो मजा आ गया, पहली बार जीवन में फील आया फिजिक्स, पहली बार हमने ये देखा, पहली बार वो देखा। सोचो उस बच्चे के बारे में, तो उसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भाई, बोलो। साथ में आपको भी दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए कोर्स ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होके जाता है। तुम्हें जेई मेंस एडवांस से ऊपर तक बिल्कुल ऑलवेज ले जाते हैं, यूरोडोव सारा कराते हैं, है ना। लेकिन 5 मिनट के लिए परेशान मत हुआ करो, और ऐसे कमेंट्स टीचरों को डिस्टर्ब करता है, समझना बात को। तो हैव सम पेशेंस। आईआईटी के क्वेश्चन में 3 घंटे में हो सकता है तुमसे 10 क्वेश्चन हिले भी नहीं, और तुम हो सकता हो उस साल सेलेक्ट हो जाओ, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन बना दिया आईआईटी। तो पेशेंस ही नहीं रखा तो कैसे टैकल करोगे क्वेश्चंस को, है ना बेटा। तो थोड़ा सा एंजॉय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। फोर्स 2 तरीके से मैंने डिफाइन किया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फील्ड फोर्स। पता चल रहा है तुम्हें फील्ड का मतलब जिसके लिए कोई कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जो फील्ड से काम हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ऑब्जेक्ट हवा में है, देखो ऑब्जेक्ट हवा में है, जैसे मेरा स्पेक है, स्पेक को मैंने ऊपर फेंक दिया, ये लो, और ऐसे आया नीचे, देखो ऑब्जेक्ट हवा में है लेकिन ऊपर जाके नीचे आ रहा है। हाँ भाई, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा था ये, तब इसको क्या धरती माता जाके पकड़ लिया और खींच रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, धरती माता का एक इफेक्ट है, हाँ सर, जो कि इस बॉडी में बिना टच किए हुए लग रहा है, और वो ऑलवेज नीचे की तरफ एमजी लग रहा है। क्या इन दोनों में कांटेक्ट की आवश्यकता है? नो। तो ऐसे फोर्सेस को जिसके लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट, तो इस ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल क्या है? ग्रेविटी फोर्स सर, mg। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो ध्यान से, एक चार्ज यहां पे है q1 और एक चार्ज यहां पे, मैंने q1 को फिक्स कर दिया, सपोज कर लो मैंने q1 को क्या किया, फिक्स किया, और q2 को यहां से लाया कहीं से, और q2 को उठा के यहां पे रखूं और छोड़ दूं, तो ये q2 एकदम से भागेगा इधर उधर, बोलो आए ना। कैसे भाग रहा है? इसका एक इफेक्ट है इन्वायरमेंट में। क्या ये टच हो रहा है? नहीं, लेकिन काम हो रहा है ना, बिना टच हुए काम होता है भाई, यहां पे समझ रहे हो ना, बिना टच हुए काम शुरू हो जाता है, और इसी को बोलते हैं अपन फील्ड फोर्स। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तीसरा मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो क्या है? जल्दी से बता दो। ये सारे फोर्सेस जो है सर, वो सारे फील्ड फोर्स के एग्जाम्पल में आता है, जिसमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता है वो कौन से फोर्स हो सकते हैं? वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो सकता है। ध्यान से देखना, अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो सकता है। सर नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? अभी देखेंगे। वो फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। अच्छा, ये क्या कांटेक्ट फोर्स है? हाँ, अभी तुम्हें मजा दिला दूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट का ही 2 पार्ट है। इस कांटेक्ट फोर्स का ही 2 पार्ट होता है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। अभी इसको समझेंगे तुरंत से, लेकिन इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कांटेक्ट का फर्दर एग्जांपल देखते हैं। क्या? टेंशन फोर्स। टेंशन स्ट्रिंग में होता है। कहां पे होता है? टेंशन स्ट्रिंग में होता है। यह भी एक कांटेक्ट फोर्स है सर। स्प्रिंग फोर्स, यह भी एक कांटेक्ट फोर्स है। हाँ सर, ये सब एग्जांपल किसके हैं? कांटेक्ट फोर्स के। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कांटेक्ट फोर्स, तो किसी बॉडी के ऊपर ये लग रहा है। हाँ, सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, ध्यान से देखते चलो, और ये बॉडी जो है किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है, मान लो किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस बॉडी पे एक तो धरती माता यहां पे है कहीं पे, मान लो, अगर मान लो इसका ऐसे ऐसे टेबल है ये, तो धरती माता इसके ऊपर अगर मास इसका mg है तो mg फोर्स लगा रही होती है। हाँ सर, बहुत मजेदार। लेकिन ये जो टेबल का कांटेक्ट है, ये वाला, ये टेबल का कांटेक्ट ऊपर में एक फोर्स लगा रहा होता है, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और ये फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स, अ कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface, perpendicular to the surface
इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा जरा देखना, इसी बॉडी को अगर इधर से मैं धक्का देना शुरू कर दूं F फोर्स से, तो इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, वो एक फ्रिक्शन फोर्स है। ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, बॉडी हवा में रहेगा तो फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा यार, नो सर। यानी कि ये क्या है, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस है और ये परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस है। यानी कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्सेस के दो कंपोनेंट हैं। यानी कि नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों कंपोनेंट हैं, किसके कंपोनेंट हैं, किसके कांटेक्ट फोर्स के। तो ये क्या है, कंपोनेंट है। क्या है ये, कंपोनेंट है। क्या है ये, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which is perpendicular to the surface। और ये भी क्या है, ये भी कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, कांटेक्ट फोर्स का, जो कि क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। मजा आया तुम्हें। तो कभी भी अगर कोई पूछता है कि नेट कांटेक्ट फोर्स बताओ या कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो अभी तुरंत हमने देखा है कि कभी भी अगर कोई इसी एग्जांपल से हमसे पूछेगा कि बताओ इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है तुम्हारे पास, इस बॉडी के ऊपर बताओ हमें कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो जानते हो उसका आंसर क्या है, जानते हो उसका आंसर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी को दुनिया कांटेक्ट फोर्स बोलती है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स हमेशा क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर होगा। याद रखना, क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूं बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होता है। क्लियर है। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, तो एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमने बात किया टाइप्स ऑफ फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का। इसका बात किया, नॉर्मल रिएक्शन, RKN मतलब रिएक्शन फोर्स का। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। मैं बॉडी अभी विजुअलाइज कर रहा हूं इसे, इस पहले वाले को मैंने बॉडी का नाम दिया, इसको मैंने बॉडी का नाम दिया, तो यहां पे लगेगा और अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। मैंने बॉडी इसे बोला है, बॉडी। तो यहां पे हमने दो चीजें देखी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगेगा। हां सर, क्या लगेगा ये, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। हां सर, और अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। कहां से लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। कहां पे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब दो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, बॉडी क्या है, ये ब्लॉक ही बॉडी है, ये ब्लॉक ही बॉडी है। अब जरा सा इसके फिजिक्स को देखो, तो इसमें दो चीज लग रहा है। कौन कौन सा चीज, एक तो नॉर्मल लग रहा है और दूसरा धरती माता का mg लग रहा है, अगर मास इसका m है तो। हां सर, देखना ध्यान से, इस चीज को मैं दोबारा से एक्शन में लाऊंगा। अभी मैंने बस इतना सा बोला है कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, अवे फ्रॉम द बॉडी, और mg ऐसे। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज करो ऐसा एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इस बॉडी को देखना है हमें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगर इस बॉडी को देखना है मुझे और मैंने इसको इस तरीके से दो जगह पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है, और मुझे इस बॉडी के ऊपर नेट कांटेक्ट फोर्स देखना है। क्या देखना है हमें, इस बॉडी के ऊपर नेट कांटेक्ट फोर्स देखना है। ध्यान से देखना आप तुम लोग, ठीक है। तो मुझे क्या क्या है, सपोज करो बॉडी का मास m है। हाँ, तो बॉडी का मास सेंटर पे है, तो धरती माता एक फोर्स mg लगा रही है सर। ओके ग्रेट। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाना है इसमें, तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज कांटेक्ट पे लगेगा। तो कभी भी अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम्हें बताना है, तो हमेशा तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तब नॉर्मल का रियल फील आएगा तुम्हें। और इसके ऊपर 90 डिग्री का, तो इस बार कांटेक्ट ये है, तो इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो पक्का ये
यही सेंटर से पास करेगा, क्योंकि रेडियस ही 90 डिग्री बनाता है। यहां से भी पास करोगे तो ये इधर ही पास करेगा। तो ये एक पॉइंट है, ये वाला चीज से तुमने फोर्स लगा दिया इधर, और ये वाला चीज से तुमने फोर्स लगा दिया इधर। ये वाला चीज ऐसा है, ये वाला चीज ऐसा है। तो हमने छोटा सा एग्जांपल देखा कि ये वाला फोर्स का नाम लिख दिया N1, ये वाला फोर्स का नाम लिख दिया N2। ये दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग गए, इस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगा, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगा और mg लगा। टेक अनदर एग्जांपल। मैं बता ही जा रहा हूं तुम लोगों को थोड़ा कि नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करवा रहे हो तुम। अब मान लो सपोज करो मेरे पास एक इस तरीके से वॉल है दो, और इस वॉल पे मैंने बॉल को, एक बॉडी को यहां पे हैंग कर दिया मान लो। ध्यान से देखना, फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, यहीं से तुम डेवलप करते हो अपने कॉन्सेप्ट्स। अब सपोज करो मैंने बॉडी को ऐसे रखा, बॉडी को मैंने ऐसे रखा, ध्यान से देखना। अब मैं पूछूं कि इसका मास है m, बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। ये अगर m मास लग रहा है तो सेंटर पे लगेगा नीचे की तरफ mg नाम का फोर्स, हो गया सर। अब कांटेक्ट देखो क्या है, यहां पे जब तुम कांटेक्ट देख रहे हो तो ये कांटेक्ट है, देखो ध्यान से, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसा जाएगा, ये हो गया N1। लेकिन जब तुम यहां पे देखोगे कांटेक्ट तो ये कांटेक्ट है, और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया करो और इस पे 90 ड्रॉ करो। इस केस में नॉर्मल यहां पे इधर जाएगा, इस केस में नॉर्मल इधर आएगा। इस केस में नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। अभी इन सब का यूज भी कर लेंगे तुरंत से अपन। अगर मैं इसी डायग्राम को किसी और तरीके से समझा दूं तुम्हें, सपोज करो मैं इसी डायग्राम को कॉपी किया, ध्यान से देखते चलो, और अब मैं पूछा कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताओ। मैंने इसी डायग्राम को कॉपी किया और अब मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ। देखना ध्यान से, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैंने बोला कि मुझे नॉर्मल रिएक्शंस बताओ यार, तो अब तुम बोलोगे अच्छा ठीक है चलो नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं। इस बार तो ये अभी वैसा ही है, तो ऐसा ही हो गया। लेकिन इस बार ये जो है ये इस दीवार को ऐसे धक्का दे रहा है, देखो ऐसे धक्का दे रहा है। तो इस बार नॉर्मल जो ऐसे धक्का देगा तो ये किधर लगाएगा, इधर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। देखो सिचुएशन जैसे ही चेंज हुआ, नॉर्मल रिएक्शन अभी इधर था एंगल पे, लेकिन यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग गया है इधर, और यहां पे mg जो है अभी भी सेंटर ऑफ मास पे बीच में ही लग रहा है। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। इस चीज का अपन बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर एक और एग्जांपल ले लोगे नॉर्मल रिएक्शन का, सपोज करो कि हमारे पास दो सरफेस है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये दो सरफेस है सपोज कर लो, और मेरे पास इस तरीके से बॉल्स हैं, हमारे पास दो तीन बॉल है सपोज करो। एक बॉल यहां पे है, ओके ओके, और दो बॉल और है हमारे पास, ठीक है। ओके ऐसा कोई फिजिक्स है, सपोज करो ऐसा फिजिक्स है, इस फिजिक्स को हमें डिस्कस करना है, और इसमें मुझे सारे जगह पे फोर्सेस दिखाने हैं नॉर्मल। हमें सब जगह क्या दिखाना है, नॉर्मल फोर्सेस। तो देखो इस पे कांटेक्ट निकालोगे तुम, हाँ, और इसके ऊपर बिल्कुल इसका नॉर्मल इसके सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। इसका जो नॉर्मल लिखोगे वो बिल्कुल ऐसे लिखोगे, एक ये हो जाएगा नॉर्मल सर, लेट इट बी N1। अब ध्यान से देखो यहां पे कांटेक्ट है सर, यहां पे, तो जब तुम इसको देख रहे हो तो सिर्फ इसी के ऊपर सारे के सारे चीजों को दिखाते हैं अपन। तो यहां पे ये कांटेक्ट, ये इसको धक्का मार रहा होगा इधर, ये भी नॉर्मल होगा, हाँ, तो ये भी इसके सेंटर से पास करेगा सर। इसके ऊपर दो नॉर्मल है, एक ये और एक ये, और इसके ऊपर एक mg नीचे है। तो मान लेते हैं ये 1 नंबर वाला चीज है, ये 2 नंबर वाला और ये 3 नंबर वाला। तो नीचे में 1 नंबर के लिए m1g लिख दिया मैंने। अब यहां पे जब आओगे तो यहां पे भी कांटेक्ट है, यहां पे भी कांटेक्ट है, यहां पे भी कांटेक्ट है।
ये तीनों फोर्सेस नॉर्मल लगाएंगे लेकिन अलग अलग तरीके से लगाएंगे, लेकिन तीनों पास इसके सेंटर से करेगा क्योंकि ये रेडियस ही होगा। ध्यान से इस सब चीजों को समझना है। और इसका जो mg होगा वो बिल्कुल नीचे होगा वर्टिकली, और ये m3g मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखो। और ये वाला चीज को तुम n1 n2 n3 लिख सकते हो, जो मन करे लिख सकते हो। n1 लिख लो, यहां पे n2 लिख लो, इसे n3 लिख लो। ओके, ये n1 डैश लिख लो, ये n2 डैश लिख लो, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे भी तीन कॉन्टेक्ट है। एक ये कॉन्टेक्ट है इसके लिए, एक ये कॉन्टेक्ट इसके लिए, एक ये कॉन्टेक्ट इसके लिए, धरती माता का mg, तो धरती माता का mg m3g लिख लो। एक कॉन्टेक्ट यहां से बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, ये भी बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, ये भी बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। ये सारे फोर्सेस नॉर्मल इस तरीके से हमें क्वेश्चन में अब दिखाना होगा। जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां पे 90 डिग्री पे अवे फ्रॉम द बॉडी लगा देंगे। ये हम लिख देते हैं n2 डैश, ये n2 डबल डैश, ये n1 डबल डैश, और यहां पे जो नॉर्मल है ये, इसे मैं लिख देता हूं n3 डबल डैश। तो इस तरीके से तुमने नॉर्मल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। कभी भी अगर मैं नॉर्मल बोलूंगा तो तुम तुरंत से कहानी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे सारा खेल समझ में आता जा रहा है तुम्हें। नॉर्मल बात को समझने के बाद फ्रिक्शंस का बात तो फ्रिक्शन में डिटेल में करेंगे सर आप। अब आप टेंशन के बारे में बता रहे थे। टेंशन आपने बोला ऑलवेज स्ट्रिंग में होगा, तो टेंशन के बारे में बात करना चाहिए हमें, बिल्कुल ओके सर। और बात किसका करना चाहिए? ग्रेविटी का। तो जल्दी से अपन बात करते हैं टेंशन का और ग्रेविटी का। जल्दी से आ जाइए फटाफट एक्शन में। अब बात करेंगे अपन किसका? टेंशन का और ग्रेविटी का। तो जल्दी से देखेंगे, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? टेंशन फोर्स। तो टेंशन हमेशा कहां पे होगा? टेंशन ऑलवेज स्ट्रिंग में होगा। टेंशन ऑलवेज स्ट्रिंग में होगा। और जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रिंग है, हाँ सर ये एक स्ट्रिंग है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये स्ट्रिंग मैंने बना दिया और यहां से इस पॉइंट को मैं पकड़ के खींच रहा हूं। इस पॉइंट को पकड़ के मैं क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं, ठीक है, ओके। तो यहां पे इस पॉइंट को जब मैं पकड़ के खींच रहा हूं इधर, तो ये पूरा का पूरा ये जो रस्सी है इसमें टेंशन क्रिएट कर देता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टेंशन कैसे दिखाते हैं। ये हमेशा लगता है अलोंग द स्ट्रिंग। ऑलवेज याद रखना, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। कहां पे लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। एंड अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। 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 टेंशन ऑलवेज, हमेशा, जिसको भी तुम बॉडी का नाम दोगे उससे दूर होगा, जिससे कि टेंशन क्रिएट होगा। अब यहां पे अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है और इसको तुम देखना शुरू करोगे, तो ये जो रस्सी में टेंशन आया वो इस बॉडी के लिए इधर की तरफ लगेगा, तभी ये टेंशन क्रिएट होगा। इधर की तरफ होगा तो वो तो घटाना शुरू कर देगा। घटाने से टेंशन थोड़ी होगा, खत्म हो जाएगा। ओके, रेड यूज नहीं करूंगा आप, कोई बात नहीं है। टेंशन ऑल अलोंग द स्ट्रिंग का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहां पे एक मास को हैंग कर दिया तो हमारे पास दो बॉडी है। एक बॉडी ये है मास, एम मास का, और एक ये है। तो एक तो ये है सर, ओके, और एक दूसरा ये है। अब देखो, अगर मुझे दोनों को देखना है तो ये रस्सी में टेंशन है, हाँ सर ये रस्सी में टेंशन है। लेकिन जब तुम इस बॉडी को देखोगे, एम मास के बॉडी को, इसके लिए टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग होगा, होगा इधर ही, लेकिन इससे दूर होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी ये है तो इससे दूर होगा, और नीचे mg होगा, ओके। और अगर ये है बॉडी तो इससे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, इससे बॉडी होगा और अलोंग द स्ट्रिंग होगा। इसके लिए टेंशन नीचे है और इसके लिए टेंशन ऊपर है। ध्यान से चीजों को समझना है। अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉडी को डिसाइड करना कि बॉडी क्या है, और बॉडी को डिसाइड करने को ही हम बोल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो बॉडी कभी भी अगर मैं बोलूं तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, बॉडी का मतलब किसके ऊपर तुम देख रहे हो, ठीक है ना। जल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक और एग्जांपल लिया। सपोज करो मैं यहां पे एक पुली बना दिया, ठीक है भाई लोग, एक पुली बना दिया। सपोज करो एक पुली बना दिया, ओके सर। दूसरा भी पुली बना दिया, ओके सर। और तीसरा भी पुली बना दिया,
ओके सर, अब यहाँ पे मैंने ढेर सारे मासेस को हैंग करना शुरू कर दिया। एक मास को हैंग किया यहाँ पे, ओके, दूसरा यहाँ से, ठीक है, ओके ओके, चलो जल्दी से देखो, यहाँ पे तीसरा हैंग कर दिया, यहाँ पे चौथा हैंग कर दिया। इस तरीके के अब फिजिक्स तैयार होने वाले होंगे। अब मुझे इसमें अगर मुझे दिखाना है टेंशन हर एक जगह पे, तो देखो सबसे पहले बॉडी डिसाइड करो, टेंशन लिखो, बॉडी डिसाइड करो, टेंशन लिखो। बॉडी अगर ये है, इसके लिए टेंशन ऊपर होगा, mg नीचे होगा, दो चीज डिसाइड कर लिया। रस्सी एक ही होगा तो टेंशन सेम होगा, रस्सी एक ही हो, मैं इसे प्रूफ करूंगा, अभी याद रखना है, रस्सी एक है तो टेंशन सेम है। अगर बॉडी ये है तो ये बॉडी है, ये अगर पुली बॉडी है तो इसके लिए टेंशन नीचे होगा, इसके लिए टेंशन नीचे होगा, क्योंकि इस बॉडी से दूर दूर अलोंग द स्ट्रिंग, और इसके लिए टेंशन इधर होगा। ये अलग स्ट्रिंग है इसीलिए T1 का नाम दे दिया, ये सेम स्ट्रिंग है TT। अगर बॉडी ये है तो इसके लिए टेंशन ऊपर होगा, इसके लिए टेंशन ऊपर होगा अलोंग द स्ट्रिंग। ये अलग बॉडी है, ये T1 मान लिया तो इसको T2 मान लेता हूं मैं। अगर ये बॉडी है इसके लिए हम मान लो ये सब M ही है, मान लो सब M ही है, तो इसके लिए mg नीचे। लेकिन इसके लिए अगर तुम टेंशन लिखोगे तो किधर लिखोगे, ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए टेंशन इससे दूर लगेगा, और ये जो लिखाया है वो इसके लिए लिखाया है। अगर इसका एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सारे फोर्सेस दिखाओगे, तो mg इसके लिए नीचे लगेगा, इसके लिए टेंशन ऊपर लगेगा। ये इस बॉडी को देख रहे हो तब ये दोनों लिखोगे, लेकिन अगर इसे देख रहे हो तो यहां पे लिखोगे टेंशन, यहां पे लिखोगे टेंशन, टेंशन अवे होगा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, अवे होगा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, T3 होगा। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द टेंशन ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पे हमने स्ट्रिंग को समझ लिया है, अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन समझ लिया है, अवे फ्रॉम द पॉइंट जिसको भी तुम देख रहे होते हो लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, और अपन धीरे धीरे समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर भी होता है। तो सर आपने टेंशन बता दिया, ये बता दिया, अब आप बात कर रहे थे किसका, स्प्रिंग का। तो आपके पास एक तीसरा एग्जांपल है, स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल है। सर कौन सा एग्जांपल है अपने पास, देखो हमने क्या क्या समझ लिया, नॉर्मल समझ लिया, फ्रिक्शन का तो बता दिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, नया चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन को डिटेल में करेंगे। हमने टेंशन समझ लिया, हमने ये देख लिया है कि धरती माता ऑलवेज किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ एक m और g के प्रोडक्ट से लगाती है, तो हमने mg भी समझ लिया। बाकी फोर्सेस धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। अब बात अपन कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स को, इसे समझना है सर। चलिए जल्दी से आ जाइए, बात करते हैं किसका, स्प्रिंग फोर्स का। इसका बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स का। तो ये स्प्रिंग फोर्स का भी डिटेल में बात कर लेते हैं 2 मिनट में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है जरा ध्यान देना। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज किसी भी स्प्रिंग के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। जैसे सपोज करो ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग में कोई भी नेचुरल लेंथ है, कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। तो तुम अगर यहां पे जाओगे और इसको छुओगे तो तुम्हें कोई फोर्स का फील नहीं होगा, लेकिन फील करो कि यही स्प्रिंग था और इस बार नेचुरल लेंथ से इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया। कितना, नेचुरल लेंथ इसका L0 है, अब L0 प्लस x एक्सटेंशन कर दिया, यानी कि अब इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने फोर्स लगाया इधर की तरफ और इस फोर्स के चलते ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया। ऐसा फिजिक्स को समझना। अब जरा सा एक और फिजिक्स को समझना, यहां पे यही वो स्प्रिंग है लेकिन अब इसको मैंने धक्का दिया अंदर की तरफ और इसे कंप्रेस कर दिया, कितना, उतना ही x। यहां पे अब L0 माइनस x हो गया है लेंथ इसका, और मैं इस बार स्प्रिंग के अंदर की तरफ फोर्स लगाया था। अब जरा सा इन सारे फिजिक्स को समझते हैं। जरा फील करो कि तुम एक हाथ से स्प्रिंग को होल्ड कर रखे हो, दूसरे से खींच रहे हो, छोड़ोगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। जब मैं इस फोर्स को यहां से खींच रहा था और छोड़ोगे तो यह अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये स्प्रिंग मुझे अंदर की तरफ खींच रहा था, जबकि
इसका जो एक्सटेंशन है, एक मिनट रुको, इधर देखो, इधर देखो जल्दी से। जब हमने क्या किया, फोर्स को इधर की तरफ खींचा, तो स्प्रिंग वाला फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। याद रखना एक्सटेंशन इधर है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है। जब तुम थोड़ा सा खींचोगे तो तुम्हें थोड़ा फोर्स फील होगा। इसीलिए ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। और यहां से स्प्रिंग फोर्स जब लिखते हो तो लिखते हो माइनस ऑफ के एक्स। ये माइनस क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एक्सटेंशन और कंप्रेशन के अपोजिट में लगता है। तो अगर तुम फोर्स इधर लगा रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है, और अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। तो जब तुम्हारा एक्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट इधर था, जिसको कि बोलते हैं कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तब फोर्स किधर था, इधर। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, माइनस के एक्स। के एक्स नहीं, स्प्रिंग फोर्स कैसा, माइनस के एक्स। तो यहां पे एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इधर देखो। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं और इक्वेशंस बनाऊं फोर्स वर्सेस एक्स का, तो ग्राफ कैसा होगा, तुम बताओ। तो ग्राफ सर निगेटिव स्लोप का होगा, ओरिजिन से पास करता, तो ऐसे बनाएंगे। और ये स्लोप क्या हो जाएगा, ये निगेटिव स्लोप ग्राफ होगा। तो हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में ये देख लिया है कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज किधर लगता है, किधर लगता है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट में। इसीलिए ये माइनस आता है, इसीलिए ये माइनस आता है, अपोजिट टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो ये चीज हमें समझना था। तो यहां तक हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझ लिया, स्प्रिंग फोर्स समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाने से पहले मैं तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगा, क्योंकि थर्ड लॉ से बहुत सारा काम आसान होगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूं न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहले मैं क्या हेडिंग देता हूं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड लॉ को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है तुरंत से, क्योंकि थर्ड लॉ से कुछ ना कुछ दिक्कतें बच्चों को आ जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या समझेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ। तो जल्दी से तुम लोग बता दो मुझे, न्यूटन थर्ड लॉ हम सबको पता होता है सबसे पहले। तो बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, बताओ न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले, बाद में, पहले कौन सा, न्यूटन थर्ड लॉ अपन समझेंगे। जल्दी से बताओ न्यूटन थर्ड लॉ, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके न्यूटन थर्ड लॉ बता दो मुझे थोड़ा। कमेंट करके जल्दी से मुझे थर्ड लॉ बता दो, न्यूटन थर्ड लॉ बता दो। चलो सबने बोल दिया एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शंस, ठीक, सबने बोल दिया न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, सबने क्या बता दिया, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखते हैं जरा सा इसे, जरा समझते हैं। जरा सा समझते हैं, ठीक है। चलो सब लोग इधर ध्यान दो, 10 मिनट और क्लास लूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा क्लास, ठीक है। 10 मिनट्स और लूंगा आज बस, कल फिर से पढ़ेंगे 2 hours and 15 minutes सेकेंड क्लास, क्योंकि आज फिर से मेरा दूसरा क्लास है। तो बस एक दिन और तुम्हें मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा 3 दिन का शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो अभी यहाँ से जाते ही तुरंत 5 मिनट के इंटरवल पे ही क्लास होता है। इवन जाते जाते 5 मिनट उनका भी
टाइम कम लेता हूं, तो इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्लास से फिर कल इसकी भरपाई करेंगे अपन 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स लेके क्लास, और कल क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सेकंड लॉ और थर्ड लॉ और मोमेंटम पढ़ाते ही क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो चलो जल्दी से इधर आ जाओ। सबने बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा सबने बोला। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल and opposite reaction. Okay, now every action there is equal and opposite reaction, ऐसा सबने बोला। तो मेरा एक क्वेश्चन आ गया तुमसे कि सपोज करो ये एक बॉडी है और ये जो है वो एक टेबल है। हाँ सर, इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है जल्दी से बताओ। बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एम मास का, हाँ। नीचे लग गया बॉडी के ऊपर एम जी फोर्स, चलो सबने बोला हाँ सर। और ऊपर लग गया बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स नॉर्मल। अगर मैं बोलूं कि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तो तुम बोलोगे ये एन और एम जी बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ कि इस एग्जाम्पल में कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, जल्दी से बताओ। कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, जल्दी से बताओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। इस एग्जाम्पल में कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है। एमजी एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन दोनों बताओ, एक्शन और रिएक्शन दोनों बताओ। और नहीं है तो वो बता दो कि नहीं है, ऐसा बता दो। नहीं है तो वो बता दो नहीं है, और अगर है तो बताओ। तो एक संयम बोल रहा है कोई नहीं, संयम बोल रहा है कोई नहीं। mg एक्शन है, ठीक है, और mg एक्शन और रिएक्शन दोनों लिखो, सिर्फ mg नहीं लिखो, दोनों लिखो। एक्शन नॉर्मल है और mg रिएक्शन है, ओके। mg एंड नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है, ओके। mg एक्शन है, mg एक्शन नॉर्मल रिएक्शन, mg एक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, ओके। रिएक्शन इज नॉर्मल, ओके। नहीं है, कुछ लोग नहीं बोल दिया। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। तो इन दोनों में से कोई भी mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। mg ऑब्लिक नॉर्मल, नॉर्मल ऑब्लिक fg, यही तो बोल रहे थे ना तुम। अगर यहां पे mg बोल रहे थे तो यहां पे नॉर्मल बोल रहे थे, यहां नॉर्मल बोल रहे थे यहां mg बोल रहे थे। ये दोनों एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन है ही नहीं, ये है ही नहीं एक्शन रिएक्शन। तो यहां पे प्रॉब्लम है हमें कि हम रियल रट्टा तो मार के बैठे रहते हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि एक्शन रिएक्शन के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। तो सबसे पहले यह समझना है कि ये जो बात है एक्शन और रिएक्शन का, किसका बात है, एक्शन और रिएक्शन का, ये ऑलवेज दो अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा, एक्शन एंड reaction acts on two different bodies, acts on two different bodies। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही यही था, एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अरे वाह, अगर ये दो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, इसका मतलब आपने तो ये mg और नॉर्मल सिर्फ इस ब्लॉक पे दिखाया है, mg भी ब्लॉक पे दिखाया, नॉर्मल भी ब्लॉक पे दिखाया, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं सकता। पहला कहानी खत्म। एक्शन रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा, पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसने लगाया है एक्शन वही एक्सपीरियंस करेगा रिएक्शन। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, जिसने लगाया है एक्शन वही एक्सपीरियंस करेगा रिएक्शन, ऐसा होता है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहे हो सर आप, जरा सा फिर से वही एग्जाम्पल को कोट करता हूं मैं और लिखता हूं। मान लो ये बॉडी था, हाँ सर, इस बॉडी के ऊपर mg किसने लगाया था भाई, mg लगाया था किसने, धरती माता ने। तो रिएक्शन धरती माता के ऊपर लगेगा, टेबल के ऊपर नहीं लगेगा भाई, टेबल के ऊपर नहीं लगेगा रिएक्शन। बात आया समझ में, टेबल के ऊपर रिएक्शन नहीं लगेगा। अच्छा,
mg लगाया है धरती माता ने, तो रिएक्शन जाएगा धरती माता के ऊपर। टेबल ने क्या लगाया भाई, टेबल ने नॉर्मल लगाया था, तो टेबल के ऊपर क्या आएगा खाते में, नॉर्मल आएगा खाते में। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन हैविंग सेम नेचर, एक्शन एंड रिएक्शन हैविंग सेम नेचर। इसका क्या मतलब हुआ सर, हैविंग सेम नेचर का क्या मतलब हुआ सर, अभी बताया था। अगर एक कांटेक्ट फोर्स है तो दूसरा भी कांटेक्ट होगा, अगर एक फील्ड फोर्स है तो दूसरा भी फील्ड फोर्स होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई लोग। तो नॉर्मल तो एक कांटेक्ट फोर्स है, तो एक फील्ड फोर्स उसका रिएक्शन कैसे हो सकता है। अच्छा, यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल लगा, अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन इस टेबल के ऊपर नीचे की तरफ होगा। ओके, यानी कि ये टेबल भी इतना ही फील कर रहा होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट टू ईच अदर होगा, अपोजिट टू ईच अदर होगा। अच्छा, यानी कि ये दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा और अपोजिट होगा। अब तुम्हें क्लियर हुआ कि एक्शन अगर है नॉर्मल इसके ऊपर, तो रिएक्शन भी इसी के ऊपर होगा नीचे। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि एक्शन और रिएक्शन में बाइफर्केशन हम नहीं करते हैं, कोई भी एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। और अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक और है कि एक्शन और रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का होगा। एक्शन एंड रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब देखो, जितना नॉर्मल ये लगाया उतना ही नॉर्मल ये लगाया, ये लगाया ब्लॉक के ऊपर, ये लगाया फ्लोर के ऊपर। क्या दो अलग अलग पे लगा है, हाँ। क्या दोनों का नेचर सेम है, हाँ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ भाई हाँ। तो ये नॉर्मल जो ब्लॉक पे लगा उसका रिएक्शन फ्लोर पे लगा, और ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, या ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, ऐसा तुम बोल सकते हो। mg का क्या हुआ सर, mg किसने लगाया, धरती माता ने। किधर लगाया, नीचे, तो उतना ही लगेगा। कितना, mg किधर लगेगा, ऊपर। किसके ऊपर लगेगा, जिसने mg लगाया उसके ऊपर लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, mg लगेगा। देखो क्या सब चीज हिट किया, एक्शन रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का है, हाँ। अगर ये mg एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। कोई भी एक्शन या रिएक्शन हो सकता है। तो यहां पे देखो ध्यान से, mg नीचे है तो यहां पे ऊपर है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, दो अलग अलग बॉडी पे लगा है। अरे वाह, यानी कि mg और ये mg एक्शन रिएक्शन है। और अभी जो मैंने तुमसे पूछा था कि यहां पे कांटेक्ट था, तो तुम तुरंत से बोल दिए थे कि नॉर्मल mg एक्शन रिएक्शन है। सपोज करो किसी बॉल को मैं हवा में फेंक देता, हवा में, और जब हवा में है तब इसका mg है, बताओ इसका रिएक्शन कहां था फिर। तुम्हारे पास इसका आंसर है क्या। इस जब वो कोई बॉडी को मैंने हवा में फेंका, जब कोई बॉडी को मैंने हवा में फेंका तब नीचे mg लग रहा था, हाँ। कोई फोर्स लगा था, हाँ। बताओ इसका रिएक्शन कहां था, इसका रिएक्शन नहीं था, इसमें रिएक्शन नहीं होता है। तब तो बाबा न्यूटन का भूत आ जाता तुम्हारे ऊपर भाई। और न्यूटन ने क्या बोला, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो दुनिया में कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो पक्का उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा सर। तो अगर पक्का उसका रिएक्शन होगा तो इस फिजिकल सिचुएशन का तो रिएक्शन था ही नहीं तुम्हारे अकॉर्डिंग, हाँ। क्योंकि ये mg हवा में थोड़ी कोई चीज तुमको टच करके बैठा हुआ है कि वहां नॉर्मल बता दोगे। तो आंसर क्या था, इस mg का रिएक्शन एक्चुअल में अर्थ के सेंटर पे ऊपर की तरफ लगा था, और इतना ही लगा था।
तो इसीलिए एक्शन और रिएक्शन एक्ट करता है दो अलग अलग बॉडी पे, सेम मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन का, सेम नेचर का, और ये सारा बात हमें समझ में आ चुका है। तो यहां तक पूरा का पूरा हमने बेसिक चीजें कवर करी थी आज न्यूटन्स लॉ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को अपन स्टार्ट करेंगे कल, और फर्स्ट लॉ के तुरंत बाद अपन पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट लॉ के तुरंत बाद अपन पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशंस, जिसको कि अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद तुरंत से आएंगे अपन कहां पे, मोमेंटम को समझेंगे। फर्स्ट लॉ के बाद मोमेंटम समझते ही अपन स्टार्ट कर देंगे क्या, सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ पढ़ने के बाद अपन ढेर सारा F बराबर ma के क्वेश्चंस और मोमेंटम को देखना शुरू कर देंगे। एक हमारे पास F बराबर ma मिल गया, दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम मिल गया, हमें टूल्स और टेक्निक समझ गए, तो उसके बाद लाइन से दाम 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 क्या चलेगा, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस चलते चलेंगे, और फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्या होमवर्क है, आज का होमवर्क है सिर्फ और सिर्फ पुराना मोशन इनर 2D को पूरा कंप्लीट कर लेना भाई लोग, क्लियर है। और कल से अपन इसके ऊपर क्वेश्चन देंगे। तो आज आप पूरा घर जाके पूरा का पूरा SCV कंप्लीट, मॉड्यूल पूरा कंप्लीट, PYQ पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं एक सेशन लाऊंगा जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं और कुछ तगड़े फील देना है मेरे को थोड़ा सा, और कुछ चीज है मेरे दिमाग में जो तुम्हें कराना है, तो वो मैं करा दूंगा। टेस्ट में सिर्फ 1D आएगा। तो आज लेकिन 2D कंप्लीट कर लोगे तभी तुम्हारा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कल से बेटा इतने सारे क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ पे आएंगे कि तुम सोचोगे फिर क्या हो रहा है भाई। तो याद रखना। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कल क्लास होगा 2 hours and 15 minutes का मिनिमम, बाकी तुम्हारे ऊपर है, अगर समय दोगे तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, लेकिन 2 hours 15 minutes तो होगा ही होगा। तो आज मुझे थोड़ा तुरंत से दूसरा क्लास होता है, इसीलिए अपन अब जा रहे हैं भाई लोग। थैंक यू भाई लोग, लव यू भाई लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग।